हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th की NCERT फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग भारतीय कांस्य प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज के अध्याय में हम लोग भारतीय कांस्य प्रतिमाओं का इतिहास देखेंगे। भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कांसे की प्रतिमाएं बनाना स्टार्ट कर दिया था। यानी भारत में जो प्राचीनतम कांस्य प्रतिमाएं पाई गई हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे की प्रतिमाओं को सिरे पेडू यानी लुप्त मोम की तकनीक का प्रयोग करके बनाते थे। इन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई, जिसे कांस्य या फिर कांसा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज से लगभग 2600 साल पहले आरंभिक गंगा के नगरों का विकास हुआ है। तो आरंभिक गंगा के नगरों में भी कांसे का प्रयोग जारी रहा है। दूसरी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक की बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, यानी कांस्य मूर्तियां इनकी जो हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी। ये प्रतिमाएं जो है अत्यंत आकर्षक और उत्कृष्ट कोटि की हैं। कांसे का प्रयोग केवल मूर्तियों को बनाने में नहीं होता था, बल्कि रोजमर्रा का सामान और बर्तन इत्यादि भी इससे बनाए जाते थे। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आज से 4500-5000 साल पहले इस्तेमाल होने वाली जो लुप्त मोम तकनीक है उसका इस्तेमाल आज भी जनजातियों के द्वारा आज भी कांसे की मूर्तियां बनाने में इसका आज भी इस्तेमाल हो रहा है। लुप्त मोम तकनीक या लोस्ट वैक्स टेक्निक, इसके बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है और मोम की प्रतिमा पर चिकनी मिट्टी का एक लेप चढ़ा दिया जाता है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाती है तो उस प्रतिमा में एक हल्का सा छेद कर लिया जाता है और इस प्रतिमा को गर्म किया जाता है, आग में गर्म किया जाता है। तो आग में गर्म करने की वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर का जो मोम होता है वो पिघल जाता है और उस पिघले हुए मोम को छेद से बाहर निकाल दिया जाता है। जब मोम बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, अंदर अंदर एक सांचा तैयार हो जाता है। यानी कि गीली मिट्टी का जो लेप है जो सूख गया है उसके अंदर एक सांचा तैयार हो गया है और उसी छेद के जरिए उसमें कांसे को भर दिया जाता है। जैसे ही कांसा ठंडा होता है तो मूर्ति का जो भारी आवरण है, यानी कि जो मिट्टी का लेप है, उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे करके हमें मनचाहा आकार या मनचाहे आकार की प्रतिमा मिल जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। हम लोगों ने क्लास 6 की हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा था कि यह 4 इंच ऊंची जो है मूर्ति है। इसमें स्त्री को निर्वस्त्र दिखाया गया है। इसके बाएं हाथ में चूड़ियां दिखाई गई हैं, बाएं हाथ इसके घुटने पर रखा हुआ है। इसका दायां हाथ जो है ये कमर पर रखा हुआ है। गले में एक लॉकेट टाइप पहने हुए है। इसकी जो पीछे की केस राशि यानी इसका जूड़ा जो है बंधा हुआ दिखाया गया है और पूरी की पूरी प्रतिमा जो निर्वस्त्र प्रतिमा है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दायमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातत्व खुदाइयों में प्राप्त हुआ है, जिनका काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। दायमाबाद में पाई गई बैल जुड़े हुए रथ की प्रतिमा सबसे उल्लेखनीय प्रतिमा मानी जाती है। दायमाबाद से जो है कांसे की एक बैल जुड़े हुए रथ की प्रतिमा मिली है। इसमें रथ के जो पहिए गोल गोल दिखाए गए हैं और इस रथ पर एक मनुष्य के बैठे हुए दिखाया गया है। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती हैं। यहाँ के तीर्थंकरों की विशेषता क्या है, यहाँ पर प्रमुख तीर्थंकरों को कंधों पर फैली हुई लंबी केस लटों में, जबकि अन्य जो तीर्थंकर हैं उन्हें छोटे घुंघराले केस में दिखाया गया है। बड़ौदरा के निकट अकोटा में बड़ी संख्या में मिली जैन कांस्य मूर्तियों का काल 5वीं शताब्दी से लेकर अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के अंत तक का माना जाता है। तो अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इससे ये प्रूव हो गया है कि 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात और पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांसे की ढलाई की जाती थी। इस बात से ये प्रूव हो गया है। अकोटा की जो प्रतिमाएं मिली हैं उनमें से जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की हैं। यहां पर जैन मूर्तियों का एक नया रूप अस्तित्व में आया है, जिसमें जैन तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैन तीर्थंकर को यहाँ एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से लेकर 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। या तो अकेले हैं या फिर ये 3 से लेकर 24 जो तीर्थंकर हुए उनके समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ जो तीर्थंकर हैं उनकी जो शासन देवियां हैं या उनकी जो यक्षिणी बोली जाती हैं उनकी नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी हैं। जैसे चक्रेश्वरी जो है वो आदिनाथ की शासन देवी है और अंबिका जो है नेमिनाथ की शासन देवी है। तो इनकी प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई गई हैं।
हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी कांस्य मूर्तियां मिली हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया। अभय यानी निडरता की मुद्रा है ये, तो बुद्ध को जो अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं जो है गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं से लेकर 6वीं और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत खास करके यूपी और बिहार में डाली गई थी। इनमें जो उनकी संगति है यानी उनका जो वस्त्र है, वेशभूषा है, तो इनकी जो परिधान है, भिक्षुओं की जो परिधान है, तो परिधान से दाहिने कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है, जबकि बाएं कंधे के नीचे परिधान ही जा रहा है। धानेसर खेड़ा यूपी में पड़ता है। धानेसर खेड़ा से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तह जो है मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई है। हालांकि सारनाथ शैली की जो कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं उनमें कोई भी वस्त्र की तह नहीं दिखाई गई है, सिंपल सपाट दिखाया गया है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। इनमें ईसा की 3वीं शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहां पे एक चीज और बताई गई है, गुप्त और वाकाटक काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं इनकी विशेषता क्या है। इनकी विशेषता यह है कि ये सुबाह्य थी। सुबाह्य का मतलब छोटे आकार में छोटी भी थी और आसानी से इन्हें कहीं भी ले जा सकती थी। यानी बौद्ध भिक्षुक इन्हें व्यक्तिगत रूप से कहीं भी अपने पूजा के लिए ले जा सकते थे, या फिर कहीं विहार वगैरह में, कहीं चैत्य वगैरह में इन्हें स्थापित भी कर सकते थे। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवी देवताओं और हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई हैं। यहां पर विष्णु की जो प्रतिमाएं हैं ये भिन्न भिन्न रूपों में बनाई जाने लगी हैं। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यानी यहां पर इस क्षेत्र में जो है चतुरानन विष्णु की पूजा होती थी। चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या फिर बैकुंठवासी विष्णु भी कहा जाता है। चतुरानन विष्णु की यहां खास बात बताई गई है कि चतुरानन मूर्ति का जो मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख है ये वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। तो हमें हिमाचल प्रदेश से नरसिंह अवतार या महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां ये भी यहां से हमें देखने को मिलती हैं, जो कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांसे की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई है। देखिए, पाल राजवंश का जो शासन पीरियड है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच तक का माना जाता है। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुरकेहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए हैं। यानी यहां पर जो कांसे की प्रतिमाएं जो बनाई गई हैं वो गुप्त काल की प्रतिमाओं से प्रेरित हैं और कह सकते हैं गुप्त काल की प्रतिमाओं जैसी ही हैं। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमा है ये काफी ज्यादा उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। यानी जो अवलोकितेश्वर की प्रतिमा बनाई गई त्रिभंग मुद्रा में बनाई गई है। त्रिभंग का मतलब होता है जिसमें शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गर्दन एक साइड में मुड़ी हुई है, बीच वाला जो हिस्सा एक साइड में मुड़ा हुआ है और नीचे का जो धड़ है वो एक साइड में मुड़ा हुआ है। तो ये त्रिभंग मुद्रा बोली जाती है। अब देखिए, 12वीं शताब्दी तक आते आते जो वज्रयान शाखा है, वज्रयान शाखा का भी बोलबाला हो गया था और वज्रयान शाखा के तहत बौद्ध देवियों की पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। तो इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां भी अत्यंत लोकप्रिय हो गई हैं और तारा देवी की मूर्तियां भी यहां पर बनाई जाने लगी थी। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं और 9वीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थी। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में, अर्धपर्यक का मतलब एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है और अर्धपर्यक आसन में जो भगवान शिव हैं वो विष पीते हुए दिखाए गए हैं। 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चोल काल कांस्य प्रतिमाओं की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय काल माना जाता है। तो चोल काल में कांसे की सबसे सर्वोत्तम उत्कृष्ट कोटि की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई गई हैं। 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे हैं, जिनमें चोल वंशी विधवा महारानी सेमवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। चोलकालीन नटराज मूर्ति। चोलकालीन नटराज मूर्ति में शिव को तांडव मुद्रा में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का जो विकास है ये चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। भारत में भगवान शिव को नृत्य का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। नटराज प्रतिमा की बात करें तो नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है। यानी यहां पर भगवान शिव अपनी दाहिनी टांग पर खड़े हुए हैं
और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। यानी इनकी जो दाहिनी टांग है, दाहिनी टांग के नीचे यहाँ पर विस्मृति या अज्ञान का दैत्य है जिसका नाम है अपस्मार, इसको दबाते हुए दिखाया गया है। शिव अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, इनकी जो बाईं टांग उठी हुई है, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन में जो माया से भ्रम पैदा हुआ है उसका पर्दा हटाने का द्योतक ही मानी जाती है। इनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और उनका जो मुख्य दाहिना हाथ है ये अभयहस्त मुद्रा में उठा हुआ है। इनका जो मुख्य दाहिना हाथ आप देख पा रहे हैं ये अभयहस्त मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू पकड़े दिखाया गया है, यानी उन जो ऊपरी दायां हाथ है डमरू पकड़े दिखाया गया है। डमरू जो है भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है, यानी इनका जो ऊपरी बायां हाथ है ये दोलहस्त मुद्रा में आप दिखाया गया है जो कि अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं, जटाएं जो आप देख पा रहे हैं इनके जो बाल हैं दोनों ओर छिटके हुए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु रीजन में शिव की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति में पाणिग्रहण यानी कि विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी यहां पर भगवान शिव का जो विवाह वाला जो संस्कार है, विवाह वाला जो संस्कार है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिव जो है अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। इसी समय में अर्धनारीश्वर की मूर्तियां भी प्रचलन में आई हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है केवल शिव की प्रतिमा बनाई जाती हो, यहाँ पर पार्वती जी की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। पार्वती की अनेक छोटी छोटी बड़ी सुंदर और स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं। पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, तो मूर्तिकारों ने इस समय अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा बनाने का प्रयास किया है। यानी कि विजयनगर काल में शासकों की भी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमालंबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी साउथ इंडिया कांस्य प्रतिमाओं की दृष्टि से काफी ज्यादा उल्लेखनीय है। आज भी दक्षिण भारत के कुंभकोणम में कांस्य मूर्तिकला विशेष रूप से प्रचलन में है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।